तपाईको परिवारमा तपाईका सदस्यहरू हुन्छन्, छोराछोरीहरू हुन्छन्। यदि कसैले सोध्यो भने तपाईले आफ्ना छोराछोरीलाई मेरो छोराछोरी होइन भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्न। अर्थात् कुनै पनि आमाले उसको आफ्नो छोरालाई मेरो छोरा होइन भन्छिन् भने ती आमा चाहिँ के हुन्? मूर्ख भनेर गनिन्छ। अब तपाईलाई एउटा प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। नेपालको प्रसङ्ग, जहाँ चाहिँ जुन देशमा चाहिँ कयौं साल बादमा एउटा नयाँ नक्साको सृजना हुन्छ, त्यो हो कि नेपालको पश्चिमको भाग जहाँ चाइना र भारतसँग जोडिएको छ अनि उत्तराखण्डको स्टेटसँग जोडिएको छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। यो जमिन चाहिँ अब नेपालले हाम्रो हो भनेर प्रमाणसहित एउटा नयाँ नक्सा जारी गरेर संसदमा पेश गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र जब प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ यो नक्सा, तब सबै प्रतिपक्ष र पक्षका सरकारी नेताहरू, प्रतिपक्षका नेताहरू अनि जति पनि अरू पार्टीका नेताहरू छन्, सबै एक स्वरमा चाहिँ के गर्छन्? यो हाम्रो भूमि हो र हामीले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्दछन्। भन्नुको मतलब उनीहरूमा एउटा ठुलो एकता सृजना हुन्छ, ताकि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म त्यति ठुलो एकता भएको छैन। तर त्यही भित्रबाट एकजना यस्तो व्यक्ति निस्किन्छन् जसको नाम हो सरिता गिरी। यी संसदलाई 8 साल पहिला जब बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला यिनीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा, भ्रष्टाचारको आरोपमा यिनीलाई मन्त्री पदबाट निकाला गरिएको थियो, बर्खास्त गरिएको थियो। भन्नुको मतलब उसलाई आउट गरिएको थियो। अब त्यो समयदेखि नै यी सरिता गिरीको चरित्र अहिले असलियत रूपमा चाहिँ यो नक्साद्वारा देखिएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। साथीहरू, यो कुरालाई तपाईले नोट गर्नुहोस् कि सरिता गिरी भन्ने व्यक्ति नेपालको अधीनमा भएर पनि, नेपालको संविधानको शपथ खाएर नेपालको संसदसम्म पुगे तापनि उनी अझै पनि नेपालको माया नभएको कुरा प्रमाणित हुन्छ। उनी अझै पनि जो आफ्नो जन्मथलो भारत हो, बिहारमा जन्मेकी हुन्, उनले यदि कसैले भारतको विरुद्धमा बोल्छ भने तिनले नेपाललाई भन्दा भारतलाई ज्यादा सपोर्ट गरिरहेकी हामीले देखिरहेका छौँ। जब संसद भवनबाट जब यिनी भागिन्, तपाईले सोच्नुहोस्, जुन दिन सभामुखले सरिता गिरीको प्रस्ताव खारिज गरिदियो, तब तिनी संसदबाट उठेर भागिन्। यसले यस्तो देखाउँछ, तपाईलाई थाहा छ यिनी संसद छोडिन् होइन, यिनीले प्रतिनिधि सभाबाट बाहिर निक्लिन् होइन, बहिष्कार गरिन होइन, यिनी भागेकी हुन्। किनभने आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि नयाँ नक्साको समर्थनमा छन्, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता पनि नयाँ नक्साको समर्थनमा छन्। देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिको कडा उनीहरू समर्पणता उनीहरूमा छ भने सरिता गिरीले सबैलाई इन्कार गरेर तिनी संसद भवनबाट भागेर बाहिर गइन्। भागेर बाहिर मात्र गएनन्, तिनी बाहिर गइसकेपछि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पार्टीलाई होइन प्रियजन, देशलाई लगाए। अनि यिनीहरूले यस्तो गर्यो, उनीहरूले यस्तो गर्यो। तपाईलाई थाहा छ, कुनै पनि स्टेटमेन्टहरू जब तपाईँ सरिता गिरीको हेर्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा हुन्छ कि सरिता गिरीले मेरो देश भनेर बताएको हामी देख्दैनौँ, समर्पणता हामी देख्दैनौँ। यसकारणले याद गर्नुहोस्, होसियार हुनुहोस् कि सरिता गिरीले अब भारतको मिडियामा आएर कस्तो इन्टरभ्यू दिइन्, यो हेर्नुहोस्।
वहीं भारत नेपाल नक्शा विवाद के बीच TV9 भारतवर्ष ने नेपाल की सांसद सरिता गिरी से खास बातचीत की है। इस दौरान सरिता गिरी ने नेपाल को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पर नेपाल की सांसद का खुलासा हुआ है और बड़ी बात कही गई है कि नेपाल में चीन के जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये बड़ी खबर। नेपाल का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है और जो आवाजें नेपाल से उठ रही हैं नक्शे को लेकर के, उसमें एक आवाज है नेपाल की सांसद सरिता गिरी की आवाज। इस आवाज की खासियत ये कि सरिता गिरी मुखर होकर के अपनी बात कह रही, वो लगातार ये जो नेपाल का नया नक्शा नेपाल की संसद में लाया गया उसका लगातार वो विरोध कर रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं वो बड़े ऐतिहासिक हैं, बहुत ही करीबी हैं, उसमें किसी तरह की कटुता ना घोली जाए। सरिता गिरी हमारे साथ हैं, नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। एक परिचय और मैं आपको दूं कि नेपाल की संसद में इन्होंने बोलने की कोशिश की, अमेंडमेंट लाने की कोशिश की इस नक्शे के प्रस्ताव के खिलाफ, लेकिन इनको बोलने नहीं दिया। सवाल यह है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली साहब, इनके ऊपर कितना चाइना का इंपैक्ट है ये बहुत जानना जरूरी है। ये सवाल पूछा भी जा रहा है, तमाम सियासी हलकों में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उनकी विचारधारा कितनी चीन के साथ खड़ी है। उनका हर बयान जो है वो चीन के समर्थन में ही जाता दिखाई दे रहा है। सरिता जी, वो तो निश्चित रूप से देखिए, नाकाबंदी को इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया 2072 के इलेक्शन में, और उसके बाद भारतीय नाकाबंदी के काउंटर में चीन के साथ बहुत सारे संबंधों की बात हुई, बहुत सारी संधियां हुई। हालांकि वो संधियां क्रियान्वयन में अभी मुझको नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रगति हुई है। तो एक पॉलिटिकल एक उनका ये था। दूसरी बात ये देखिए, गंभीर बात ये है कि नेपाल जिसका एक बहुत अर्थतंत्र अभी कमजोर अवस्था में है और नेपाल ने समाजवाद उन्मुख एक संविधान आपको जारी किया है, वहां पे अन्य उदारवादी विचारधारा के लिए जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये समाजवाद जो है वो बिना चाइना के प्रत्यक्ष आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, जो इकोनॉमी जो है या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल का जो है, वो बिना पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक कंट्रोल के बिना वो समाजवाद का लक्ष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाते हैं कि देश में जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ये लोग समाजवाद का अपना एजेंडा लागू करने के लिए निश्चित रूप से चीन के साथ विशेष संबंध के पक्षधर है और उस दिशा में काफी बोला जा रहा है। काफी बातें हो रही हैं। देखिए, BRI की भी बात लीजिए, वो भी एक है, और डेवलपमेंट में भी बहुत सारा यहाँ पे ऐसी बातें हुई है, जैसे चाइनीज जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी बड़ा करप्शन वगैरह भी हुआ है, लेकिन उन करप्शन के मुद्दों को उठाने पर वहाँ पे सरकार कुछ आगे बढ़ के कदम नहीं उठा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा विवाद के बारे में चीन के साथ भी नेपाल के गंभीर सीमा विवाद है। 36 हेक्टेयर आपके वो जो लैंड है, जो नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट के अनुसार वो तिब्बत में वो चीन ने अधिग्रहण किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जो जगह का ये जो भूमि का जो विवाद है वो चीन के साथ भी उठाया जाए। सरिता जी, आपने ये कहा कि नेपाल की जो बड़ी चर्चा रहा, आपका बयान बहुत चर्चा में रहा, आपने कहा नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। आपने ये जो कहा इसके बहुत ही गंभीर मायने हैं कि नेपाल की हालत, आपने कहा बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। आपको क्या लगा कि आपने ये कहा कि नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है? नहीं, देखिए, ये सबसे बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आपको जानकारी होगी कि 2008 साल से ही यहाँ पे जो मधेसी जो कम्युनिटी है वो आइडेंटिटी के लिए अपने पॉलिटिक्स में लगी है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिटी। मुझको लगता है कि एक ऑथेंटिक लाइफ, लाइक यू नो व्हाट यू आर, आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप उस जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन उस स्वाभाविक जीवन के रास्ते में अगर आप कुछ बोलते हैं, तो अगर आपको ये कहा जाएगा कि आप भारतीय हैं या आप भारत के एजेंट हैं या आप भारत के जासूस हैं, तो ये बहुत बड़ा एक संकट आ जाता है।
है ना। तो हम लोग जैसे व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं तो जो तर्क आता है ना, उस तर्क में लॉ एंड लॉजिक के आधार पे बात नहीं होती है। उस तर्क को ये कह के उड़ा दिया जाता है कि ये लोग भारत के इशारे पे बोल रहे हैं। सवाल ये भी चाहूंगा, आपके घर पे जो अटैक हुआ, सरिता जी आपके घर पे जो अटैक हुआ, आपने जो बात कही उसके बाद ये भी खबर आई कि आपके घर पे अटैक हुआ, ये कौन लोग हैं सरिता जी जो लोकतंत्र में अपनी बात कहने पे घरों पर हमला कर रहे हैं नेपाल के भीतर? देखिए, ये कब इसकी पृष्ठभूमि क्या हुई कि जो मैंने प्रस्ताव दर्ता कराया, वो जो सरकारी विधेयक है उस प्रस्ताव पे जब मैंने संशोधन विधेयक दर्ता कराया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें जो नक्शा है इसका स्रोत प्रमाण नहीं खुला है, इसकी संधि नहीं खुली है। 1816 की संधि के अनुसार है, ये हमारे संसद में भी बहस होने में बहुत सारे माननीय जी ने कहा है और हमारे परराष्ट्र मंत्री ने भी इंडियन मीडिया चैनल को कहा है। तो मेरा ये कहना है कि 1816 की संधि को एक स्रोत के रूप में उल्लेख किया जाए। मैंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई और मेरा ये मानना है कि अगर 1800 नेपाल 1950 की संधि से पीछे जाकर 1816 की संधि को रिवाइव करना चाहता है तो वो टोटलिटी में रिवाइव हो। ऐसा नहीं कि आप एक पार्ट रिवाइव करते हो और रिमेनिंग पार्ट आप छोड़ देते हैं। तो 1816 से ये समस्या है। मैं हालांकि समस्या उससे पहले भी है, लेकिन 1816 से तो ये जो समस्या चल रही है, तो मैंने कहा कि अब टोटालिटी में हो और मधेसी के स्टेटस के बारे में भी एक बार फिर से बहस हो और इसको भी हम लोग एक राजनीतिक मुद्दा बनाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसको इन लोगों ने राष्ट्रवाद से जोड़ा। बिल्कुल। और मैं राष्ट्र विरोधी हूँ करके मेरे घर पे आक्रमण हुआ, जबकि मैं समस्या का समाधान चाहती हूँ। हेर्नुस्, विभिन्न समस्याहरू यो 1816बाट समस्याहरू आइरहेको कुराहरू चाहिँ यी सरिता गिरीले बताउँछिन्। तर यो होइन, यिनी आवाज नेपाल की आवाज होइनन्, यिनी भारत की आवाज हो। भारतबाट आवाज निकालिरहेकी छिन्। अब तपाईले पुरा इन्टरभ्यू हेरिसक्नुभयो भारतवर्ष टिभी 9मा, अनि यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि तपाईले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो काहीँ मेरो देश हाम्रो देश भनेर भने नाइ, किनभने नेपाललाई अहिले पनि भित्रबाट मेरो देश भनेर स्वीकार गरिसकेकी छैनन्। यस कारणले गर्दा जनता समाजवादी पार्टीका यस्ता विद्वान नेताहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो अब हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। र सरिता गिरीलाई यदि साँच्चै यदि कानुनको आधारमा जाने हो भने यिनलाई संसदबाट बाहिर मात्रै होइन, पार्टीबाट बाहिर मात्रै होइन, नेपालबाट बाहिर पनि पठाउन सक्ने सपोर्ट चाहिँ हाम्रो देशको संविधानले गर्न सक्छ। यसकारण तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्कार।